आज की क्लास में हम कंसेप्ट, मीनिंग और डेफिनेशन पढ़ेंगे हैंडीकैप्ड, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, एक्टिविटी लिमिटेशन, हैबिलिटेशन और रिहैबिलिटेशन के बारे में कि इनका मीनिंग क्या होता है, कंसेप्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है, हैंडीकैप्ड किसे कहते हैं, इम्पेयरमेंट क्या होता है, डिसेबिलिटी क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ICIDH एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट्स, डिसेबिलिटीज़ एंड हैंडीकैप। ठीक है, ये जो है संस्था है, ये बेस्ड है लीनियर मॉडल के ऊपर। ठीक है, ICIDH मॉडल जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है 1980s में इसको WHO ने 1980s में इसे बनाया था, इस मॉडल को। ठीक है, इसमें सबसे पहले होता है डिजीज़। सबसे पहले डिजीज़ के बारे में जानकारी हमें प्राप्त करनी होती है। उसके बाद डिजीज़ पर का पता चल गया तो फिर उसके बाद इम्पेयरमेंट के बारे में हमें पता चलता है। जब इम्पेयरमेंट के बारे में पता चल गया तो किस कारण, किस क्षेत्र में इम्पेयरमेंट है, किस बच्चे को, मतलब किस बॉडी के किस ऑर्गन में इम्पेयरमेंट है। ठीक है, उसके बाद फिर हम डिसेबिलिटी के बारे में उसे फिर हम असेस करते हैं कि कितना % डिसेबिलिटी है, और फिर उसके बाद हैंडीकैप्ड। ये एक ICIDH मॉडल है। ठीक है, अब इम्पेयरमेंट होता क्या है ICIDH के अकॉर्डिंग, तो एनी लॉस और एबनॉर्मलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन जनरली टेकन टू बी एट द ऑर्गन लेवल पे। यानी कि चाहे वो कहीं भी इम्पेयरमेंट कहाँ पे, चाहे वो साइकोलॉजिकल लेवल पे हो, फिजियोलॉजिकल लेवल पे हो, एनाटॉमिकल लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे, या किसी फंक्शंस को कार्य करने में हमारे ऑर्गन लेवल पे अगर दिक्कत हो रही है तब क्या होगा, वो इम्पेयरमेंट में आएगा। एबनॉर्मलिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, अगर हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर जैसे ख़राब है, या ऑर्गन्स कोई वीक हो गया है, या ऑर्गन्स छोटा या बड़ा हो गया है, या सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, हमारे जैसे हमारे काम करने के तरीके में कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, टिश्यू लेवल पे या फिर ऑर्गन लेवल पे डिस्टर्बेंस होता है। फॉर एग्जांपल के रूप में अगर हम जाने तो मान लीजिए एग्जांपल के रूप में किसी पर्सन का जो है पुअर विज़न है या नो विज़न, मतलब दिखाई नहीं देता है। ठीक है, वो डैमेज हो गया है, रेटिना और ऑप्टिकल नर्व जो है उसका डैमेज हो गया, जिसके कारण वो विजुअल इम्पेयर्ड हो गया। ठीक है, तो ये टिश्यू लेवल पे हो गया जैसे इम्पेयरमेंट। अब डिसेबिलिटी क्या होता है, वही लैक ऑफ एबिलिटी या फिर रिस्ट्रिक्शन कह सकते हैं। किसके कारण, इम्पेयरमेंट के कारण उसको रिस्ट्रिक्शन हो गया, किसी भी कार्य करने, कोई भी काम परफॉर्म करने में, एक्टिविटी करने में उसको दिक्कत हो रही है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अनुसार। ठीक है, हमारे जैसे हम नॉर्मल हैं तो हमारे जितनी क्षमता है हमारी कोई भी कार्य को करने में, उसमें रुकावट बन रहा है। ठीक है, रुकावट आ रही है, लिमिटेशन आ रहा है, या उस काम को, वर्क या एक्टिविटी या परफॉर्मेंस को करने में लिमिटेशन आ रही है उसके पर्सनल लेवल पे, तब वो डिसेबिलिटी हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में सेम वही एग्जाम्पल लेते हैं पुराने वाला ही, अब जिसमें किसी व्यक्ति का जो है ऑप्टिकल नर्व जो है डैमेज हो जाता है, तो कोई भी जैसे वो उसे लिमिटेशन होती है, परेशानी होती है, कोई भी विज़न जो है उसका लो हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो उसकी आई साइट जो है वीक हो गई, तो वो क्या हो गया, डिसेबिलिटी में आ जाएगा। 40% या 40% से अधिक अगर उसको है देखने में परेशानी हो जा रही है तो डिसेबिलिटी में आ जाएगा। या किसी व्यक्ति का हाथ जो है, चाहे ऑर्गन लेवल पे अगर देखें तो हाथ जो है, एक हाथ है नहीं, या फिर एक हाथ बहुत छोटा है, तो ये उस कारण जो है उसको दिक्कत होती है कोई भी काम को करने में। ठीक है, तो ये डिसेबिलिटी में आ जाता है। और हैंडीकैप क्या होता है,
According to ICIDH, handicap is the result of an impairment or disability that limits or prevents the fulfillment of one or several roles regarded as normal, depending on the age, sex and social cultural factors. यानी कि हैंडीकैप्ड में क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो जाती है एक तरह से, जिसमें इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी दोनों मिक्स हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण वो जो है कोई एक स्पेसिफिक सिचुएशन में उनको लिमिटेशन आ जाती है, मतलब किसी कार्य को करने में लिमिट एक हद तक ही वो कार्य कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल पर्सन हर क्षेत्र में कार्य करने में पारंगत होगा, लेकिन इनको मान लो किसी को चलने में परेशानी हो गई, ठीक है, व्हील चेयर पर्सन है, ठीक है, अब वो कुछ कार्य जो है कुछ ही काम जो है कुछ ऐसे काम होंगे, कुछ ऐसी सिचुएशंस बन जाएंगी जिसमें उनको लिमिटेशंस का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हैंडीकैप्ड में हो गया, चाहे वो उस हैंडीकैप्ड में कोई एज से कोई नहीं है कि हाँ कि 4 साल का बच्चा तो वो ऐसे नहीं कर सकता, या 50 साल का बुजुर्ग कोई व्यक्ति है तो ये कार्य करने में ऐसे परेशानी है, कोई सेक्सुअल या मेल फीमेल में भी कोई अंतर नहीं करता है हैंडीकैप में, ना ही सोशल कल्चरल कोई फैक्टर्स है इसमें। इसमें इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी के कारण जो डिसएडवांटेज जो हमें हानि पहुंचती है, ठीक है, किसी कार्य को करने में हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है, वो हैंडीकैप्ड में आते हैं सभी बच्चे। हैबिलिटेशन क्या होता है? रेफर्स टू द प्रोसेस टू हेल्प डिसेबल पीपल। हैबिलिटेशन क्या होता है? जो डिसेबल पर्सन्स हैं उनको हेल्प करते हैं, क्या उनको अटेन करते हैं, उनके स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, और उनके फंक्शन डेली लिविंग एक्टिविटीज़ को है जो फंक्शनिंग है उसको सही रूप से या सुचारू रूप से एक लाइफस्टाइल में रहने के लिए, या फिर एक प्रॉपर टाइम टेबल के रूप में उनको फिर से उसी पुनर्जीवन के रूप में कर ताकि आ सके, ठीक है। मान लो कोई किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी हुई, ठीक है, अब उसमें वो जो है एक प्रॉपर लिविंग नहीं कर पा रहा है, यानी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ करने में उसे परेशानी आ रही है, तो हम उसकी हेल्प करेंगे, उसके स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, ठीक है, या फिर सोशल लेवल पे हो, या ऑक्यूपेशनल लेवल पे हो, ठीक है। और सर्विसेज भी प्रोवाइड हम कराते हैं साथ में, जैसे कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज़, अगर कोई उसमें अगर कमज़ोर है तो उस फिजिकल एक्टिविटीज़ कराएंगे, जैसे फिजिकल में जैसे मोटर एक्टिविटीज़ आ जाती है, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर्स, ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़, ठीक है, फिर स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी दे सकते हैं अगर किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को स्पीच में प्रॉब्लम है, ठीक है। साथ ही और भी अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट्स भी प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे कि पेन मैनेजमेंट हो गया, ऑडियोलॉजी हो गया, और अदर सर्विसेज जो कि आउट पेशेंट और इन पेशेंट दोनों के लिए हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं। रिहैबिलिटेशन क्या होता है? तो इट रेफर्स टू रीगेनिंग स्किल्स, एबिलिटीज और नॉलेज दैट मे हैव बीन लॉस्ट और compromised as a result of acquiring a disability or due to a change in one's disability or circumstances। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को डिसेबिलिटी हुई है, ठीक है, जिसके कोई किसी व्यक्ति को डिसेबिलिटी है, ठीक है, कोई एक डिसेबिलिटी है, और उसके कारण उसके स्किल्स वो भूल रहा है, एबिलिटीज़ को भूल चुका है, उनको पता नहीं है कि उसकी क्या एबिलिटीज़ हैं, क्या उसके पास ज्ञान है, उसके बारे में उसे कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो हम उसे रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड कराते हैं, रिहैबिलिटेशन में उसे रखते हैं, उसको स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, उसकी एबिलिटीज़ को निखारने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं, उसको ज्ञान देते हैं, ठीक है। अगर वो कुछ भूल गया है तो, ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार का अगर डिसेबिलिटी हुआ है या उससे अगर वो प्रभावित है, तो अगर उससे खो गया है, लॉस हो गया, तो फिर उसे हम उस याद करने में उसकी मदद करते हैं। एज पर डिफाइंड इन CRPD, यानी
CRPD हैबिलिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन इनेबल्स पर्सन्स विद डिसेबिलिटी टू अटेन, यानी कि हम पर्सन्स को इनेबल बनाते हैं, डिसेबल पर्सन्स को इनेबल बनाते हैं, इतना सक्षम बनाते हैं कि वो अटेन कर सके कोई भी एक्टिविटी को, अपने आप को मेंटेन कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंस रहने की कोशिश करे और पूरी तरीके से अपने फिज़िकल एक्टिविटीज़ को, मेंटल एक्टिविटीज़ अगर है, कोई सोशल एक्टिविटी है या वोकेशनल एबिलिटी है उसके साथ ही साथ फुल इंक्लूजन एंड पार्टिसिपेशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यानी अपने पूरे लाइफ में जो है अपने फुल पार्टिसिपेशन के साथ ये सभी रूप कार्य जो है अब कर सके इंडिपेंडेंट हो करके। विदाउट एडुक्वेट हैबिलिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन सर्विस, बिना हैबिलिटेशन रिहैबिलिटेशन सर्विस के PWD नॉट में एबल टू वर्क, बिना सर्विसेज के जो है डिसेबल पर्सन जो है काम करने में सक्षम नहीं है। अगर गो टू स्कूल, उनको स्कूल भी अगर जाना है तो उनको किसी न किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। पार्टिसिपेट इन कल्चरल, स्पोर्ट्स या लेजर एक्टिविटीज़, इन सभी कार्यों में उनको किसी न किसी की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। एट द सेम टाइम barriers to other human rights can prevent person with disability from claiming the rights to habilitation and rehabilitation। अगर उनके ह्यूमन राइट्स में अगर कोई बैरियर्स यानी रुकावट कोई डालता है उनके ह्यूमन राइट्स में, तब हैबिलिटेशन और रिहैबिलिटेशन जो है क्या करते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं उनको, एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं साथ में। बट इफ़ देयर इज़ नॉट एक्सेसिबल ट्रांसपोर्टेशन, मान लो कहीं आ जा नहीं सकते हैं, जैसे परमानेंट डिसेबल्ड है कोई व्यक्ति है और वो कहीं बाहर आ जा नहीं सकता, ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकता है, ठीक है, तब उसको सर्विसेज जो है उसको घर पर ही यानी होम बेस्ड सर्विस भी प्रोवाइड कराई जाती है। इफ़ इंफॉर्मेशन अबाउट हैबिलिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन सर्विसेज इज नॉट अवेलेबल एक्सेसिबल फॉर्मेट, पर्सन विथ सर्टेन डिसेबिलिटीज़ में नेवर नो दैट दे एग्जिस्ट, यानी कि अगर उनको हैबिलिटेशन और रिहैबिलिटेशन सर्विसेज ठीक तरीके से अवेलेबल ना कराई जाए या एक्सेसिबल फॉर्मेट में एक प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ना अगर कराया जाए, तब कितनी भी समय तक या 2 साल 4 साल कितने भी साल आप उसे सर्विसेज प्रोवाइड कराओ, अगर प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उनको अगर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कराई जाती हैं तब कोई लाभ नहीं होगा, वो कुछ भी आगे नहीं कर पाते हैं, दिक्कत होती है उनको। इसलिए उनको हमेशा रिवाइज कराना पड़ता है हर सर्विस को। कोई भी सर्विस अगर हम मान लीजिए ऑक्यूपेशनल सर्विसेज करा रहे हैं, ठीक है, तो उसको टाइम टू टाइम रेगुलेट करना है, ताकि बच्चे जो हैं या पीपल जो हैं वो भूल जाते हैं, डिसेबल पीपल जो है भूल जाते हैं, ज़्यादा देर तक याद नहीं रख पाते। अब एक्टिविटी लिमिटेशंस क्या होती हैं, जिसमें किसी कार्य को करने में लिमिटेशन आ जाती है, किसके कारण, सीइंग देखने में उनको दिक्कत आ जाए तो जिस कारण वो एक्टिविटी को नहीं कर पाते हैं। हियरिंग यानी सुनने के कारण अगर उनको सुनाई कम देता है तो ये एक लिमिटेशन है उनकी। वॉकिंग यानी चलने में उनको कोई परेशानी है तो उस कार्य को करने में दिक्कत है, असक्षम हो जाते हैं और कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत हो जाती है। पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन यानी किसी भी चीज़ में डेली एक्टिविटीज़ में जो है पार्टिसिपेट करने में रिस्ट्रिक्ट यानी कि रुकावट होती है। जैसे उनके नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ करने में उनको अगर दिक्कत हो रही है, ठीक है, जैसे कि वर्क, इंगेज इन सोशल लाइफ, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ एंड साथ ही साथ हेल्थ केयर और प्रिवेंटिव सर्विसेज भी अगर उनको दिक्कत हो रही है तो प्रोवाइड कराई जाती हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ गाइज, एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।